एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दृष्टि जुडिशरी पर। सबसे पहले मैं उन सब बच्चों को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप इसी तरह से मेंस भी क्वालिफाई करें, मेरी प्रार्थना रहेगी। लेकिन मेंस को क्वालिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली रेस में आपने एंट्री ले ली है, रेस अब आप दौड़ेंगे एक्चुअली, है ना। मेंस का मतलब ही यही होता है। मेंस तय करेगा कि आप वाकई जज बनते हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ मेंस जो है वो बाकी जुडिशियल मेंस से काफी डिफरेंट है ना। जहां बाकी स्टेट के मेंस में मल्टीपल पेपर्स होते हैं, सेक्शंस पूछे जाते हैं, सेक्शंस की डेफिनेशंस, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनको सपोर्ट करते हुए जजमेंट केसेस वगैरह सब पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीधा आपका कोर्ट रूम स्किल टेस्ट किया जाता है कि भाई आपके पास कोर्ट रूम इंटेलिजेंस है कि नहीं। चले आप अपने मन में मानते हैं कि आप जज बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई जज बन सकते हैं? क्या आप वाकई जज बनने का जो कैपेबिलिटी चाहिए वो पजेस करते हैं? कैन यू रियली बिकम अ जज? आर यू फिट टू बिकम अ जज? क्या आप जज बनने के लायक हैं? ये इस एग्जाम में टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोर्ट रूम इंटेलिजेंस को क्लासरूम मेमोरी नहीं होती इस एग्जाम में, और यही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। 21 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इस टाइम में आप किस तरह से बेहतरीन से बेहतरीन जजमेंट लिख सकें कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इसको हम डिस्कस इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम के नेचर को समझ लेते हैं। देखिए, पेपर लॉ स्पेसिफिक नहीं है, लॉ इंटीग्रेटेड है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इस एग्जाम का बाकी एग्जाम से। ये लॉ स्पेसिफिक एग्जाम ना होकर लॉ इंटीग्रेटेड एग्जाम है। यहाँ सिचुएशन के अंदर फैक्ट्स दे रखे हैं, उन फैक्ट्स में आपको रेलेवेंट लॉ तलाशना है, एक्सट्रैक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसी लॉ को यूज करके न्याय करना है, जजमेंट देना है, रिलीफ देनी है। ठीक है, ये है एग्जाम का मेजर फोकस। अब सिविल दो तरह के जजमेंट आते हैं इसमें, सिविल जजमेंट आएगा, एक क्रिमिनल जजमेंट आएगा। सिविल जजमेंट में वो सारे कोई भी सिविल लॉ इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि आपसे प्री में पूछा गया था। क्रिमिनल लॉ में भी यही केस है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे सेक्शन या वर्डिंग, सेक्शन का डेफिनेशन, सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछेगा। सेक्शन वो ये देखेगा कि आप कौन सा लॉ लगाते हैं, कितना अप्रोप्रिएटली लगाते हैं, और किस तरह से लगाते हैं, किस लॉ को आप अप्लाई कर रहे हैं, किस रीजन के साथ, और कितनी बेहतरीन तरीके से आप उसे अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज टेस्टेड इन योर जजमेंट। यही आपके जजमेंट में देखा जाता है कि सही लॉ लगाया कि नहीं, या जो लॉ लगाया वो सही है, सही तरीके से लगाया गया है, ये सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्क्स आपके रीजनिंग फ्लो पे डिपेंड करेंगे, लेंथ पे नहीं डिपेंड करेंगे। चेकलिस्ट बनाइए और उस चेकलिस्ट में रहिए। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके जजमेंट्स में होने ही चाहिए। अगर वो हैं आपके जजमेंट में तो आपका आंसर स्कोर करेगा, है ना। जजमेंट का एक फेयर पॉइंट क्या होता है कि भाई सही गलत नहीं होता। जजमेंट कितना अच्छा है कितना बुरा है ये डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छा है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो क्या आपने इश्यूज सही फ्रेम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट्स को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया, आपका फोकस, आपका अटेंशन, जज का एक्यूमेन अगर है, तो फैक्ट्स को आप तोड़ देते हैं, डिकोड कर देते हैं, इशू बन जाते हैं। ठीक है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स नहीं होते कि जज बनने से पहले ही जो कैंडिडेट उस पूरे मतलब उस सफर पे निकला हुआ है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट दे दो कि इशू ही ना बना पाए। इशू बहुत आसानी से बन जाते हैं। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपने सही अलॉट किया कि नहीं। सिविल में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, क्रिमिनल में बेनिफिट ऑफ डाउट जो कि अक्यूज्ड को दिया जाता है, ये सही से एलोकेट किया कि नहीं। जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं वो लॉजिकल हैं या नहीं। रिलीफ जो आपने दी है वो क्लियर है या नहीं। तो एग्जाम में फॉर्मेट अगर सही है और फॉर्मेट को सही तरीके से लिखा गया है तो मार्क्स मिल जाएंगे, मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जज लाइक क्लैरिटी ही आपको मार्क्स दिलवाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। सिविल जजमेंट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि सिविल जजमेंट में आपको क्या स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरीके से आप सिविल जजमेंट को लिखते हैं। देखिए, सिविल आपने पढ़े भी होंगे केसेस, है ना। केसेस का जो बेयर केसेस होता है, प्रॉपर डिक्री जो होता है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, दृष्टि पे भी अवेलेबल होता है।
तो आप जैसे ही उसको देखेंगे सबसे पहले तो पहले पेज पे हेडिंग होती है ना, किस कोर्ट में था, किसकी कोर्ट में था, इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1 एटसेट्रा, है ना, ये सब। तो ये हेडिंग होती है और इस हेडिंग से ही आप अपने सिविल जजमेंट की शुरुआत करेंगे। देखें, अगर आपको लगता है कि सीधा सीधा इश्यूज के साथ आप फाइंडिंग्स पे आ जाएंगे, रिलीफ दे देंगे, तो इस तरीके से जजमेंट नहीं लिखा जाता। जजमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने सही इश्यूज निकाल लिए, सही रिलीफ दे दी, अच्छा जजमेंट लिखा, नहीं। फॉर्मेट, सिंटैक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जजमेंट राइटिंग में जितना कि उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर में लिखा हुआ मटेरियल। ठीक है, तो हेडिंग से शुरुआत करेंगे। इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज दिस एंड दिस क्लास 1 क्लास 2, डिपेंड करता है, जो भी जजमेंट है उसके बेसिस पे आपको ही डिसाइड करना होगा कि कौन से कोर्ट में जाएगा सबसे पहले तो जजमेंट। ठीक है, फैक्ट्स इन ब्रीफ, पूरा फैक्चुअल मैट्रिक्स समझा दीजिए, 1 से 2 पैसेज, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरना फिर एक ही जजमेंट में अटक जाएंगे। उसके बाद फिर बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ से एग्जामिनर को आपके प्रोसीजरल डिसिप्लिन का पता चलता है। ठीक है, तो मैं उस बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रही जो क्रिमिनल में होता है ना, जो अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि भाई ये चीज प्लेंटिफ को प्रूव करनी है, ये चीज डिफेंडेंट को प्रूव करनी है, ये दिस इज द एलोकेशन, ये बहुत जरूरी है आना। उसके बाद एविडेंस एप्रिसिएशन, मतलब जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट किया गया है ये सब कुछ आप लिखेंगे। उसके बाद फिर लॉ का एप्लीकेशन, कौन से लॉ को आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फाइंडिंग्स एंड डिक्री, बस 7 हेड्स हैं सिविल जजमेंट के और इन 7 हेड्स को आपको फॉलो करना है। ये है सिंटैक्स। तो जैसे कि मैंने बताया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग्स हैं, फिर फैक्ट्स एंड ब्रीफ है, फिर इश्यूज हैं, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ है, फिर एविडेंस है, उसके बाद लॉ का एप्लीकेशन है, उसके बाद फाइंडिंग एंड डिक्री। दिस इज द सेट स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में आप अपना सिविल जजमेंट लिखेंगे। प्रेजेंटेशन नीट होनी चाहिए, हर एक हेड पे 1 पैसेज से ज्यादा नहीं। 1 पैसेज से ज्यादा अगर चला गया तो वो एक्सेसिवली लेंथी जजमेंट हो जाएगा, फिर आप उसे फिनिश नहीं कर पाएंगे और वो थोड़ा केओटिक भी हो जाएगा, हैफहेजर्ड, फैल जाएगा इधर उधर। ठीक है, तो अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिमिटेड रहेंगे तो प्रिसिजन जो है वो बना रहेगा, तो जजमेंट क्रिस्प और अट्रैक्टिव लगेगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए देखे कि हाँ रियल टाइम कोर्ट ऑर्डर है। यू कैन नॉट गेट कैरिड अवे, बहते चले गए, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल जज भी जब करता है ऐसा तो जजमेंट अननेसेसरीली लेंथी और कंबरसम हो जाता है, बट वो तो जज है, उस कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी हिस्से की मेहनत पूरी कर चुके हैं। एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है और आपकी ही कॉपी पे सारा टाइम वो नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। एक्सेसिवली लेंथी, फिलोसफिकल, लिटरल, पोएम से सजा के, कहावतों से सुसज्जित करके जजमेंट को ना लिखें। इश्यूज पर बने रहें, लॉ पे बने रहें, बहुत प्रिसिजन के और कंसाइज होके जजमेंट को क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्रिमिनल जजमेंट पे आ जाते हैं। क्रिमिनल क्वेश्चन जनरली थोड़ा केओटिक होता है, इधर उधर फैला होता है, बहुत कुछ उसमें वारदातें हुई होती हैं, बिल्कुल एक बॉलीवुड की पिक्चर की कहानी जैसा लगता है, तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, लेकिन लिखना उतना ईजी नहीं होता। तो स्ट्रक्चर इसका सिविल जजमेंट से थोड़ा अलग है। हेडिंग्स इसमें भी होंगी, शीर्षक इन स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। उसके बाद इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसमें आप ये बताएंगे कि भाई किस किस सेक्शन में चार्ज किया गया है, चार्ज को रीड एंड एक्सप्लेन किया गया है, अक्यूज ने नॉट गिल्टी प्लीड किया है, ये सब इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। फिर प्रोसिक्यूशन का केस, मतलब अभियोजन का कथन, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस किस तरह से बनाया, उसके एलिगेशंस की अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, डेट, टाइम, प्लेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें। फिर डिफेंस आता है, मतलब बचाव का कथन, जिसमें डिफेंस ने डिनायल जो लिया है, फॉल्स इम्प्लीकेशन, एलिबाई, जो भी उसने डिनाई किया है फैक्ट्स को या ट्रांजैक्शन को या अपने इन्वॉल्वमेंट को क्रिमिनल केस में, वो किस तरह से किया है ये। उसके बाद आते हैं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसे कहते हैं विवाद का बिंदु, जो कि इशू होते हैं सिविल केस में। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में जहां पे इंसिडेंस हुआ भी या नहीं, या फिर अक्यूज ने कमिट किया कि नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट क्या नजर आ रहा है, ऑफेंस किस सेक्शन में मेड आउट किया गया है, ये सब। इशू फ्रेमिंग जिसे कहते हैं, इशू फ्रेमिंग के बाद भी अगर जज को लगता है कि केस आगे नहीं बढ़ता है तो वहीं पे डिसमिस कर देता है वो, है ना। खैर, तो उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद फिर आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे आएंगे। कौन कौन से साक्ष्य का मूल्यांकन इसे कहते हैं हिंदी में। तो भाई
कौन कौन से विटनेसेस हैं जो केस को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, एविडेंस क्या ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट किया गया है, एफएसएल की रिपोर्ट, कोई और एक्सपर्ट रिपोर्ट, ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइंडिंग्स पे आते हैं आप। निर्णय बिंदु पॉइंट बाय पॉइंट आप उसे डिसाइड करते हैं। पॉइंट 1 प्रूव हो गया है, पॉइंट 2 प्रूव हो गया है, पॉइंट 3 ऑफेंस मेड आउट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इस तरह से आप फाइंडिंग्स को क्रिमिनल जजमेंट में लिखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। वही जो इश्यूज आपने बनाए थे उन पे आप एक एक करके फाइंडिंग देते हैं। इशू 1 ये था कि वेदर एक्यूज्ड कमिटेड ऑफेंस, यस ऑफेंस अक्यूज्ड कमिटेड ऑफेंस इस सेक्शन में इस एविडेंस की वजह से। पॉइंट 2 पॉइंट 3 इसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करेंगे इन फाइंडिंग्स पे कि अभियुक्त अक्यूज्ड गिल्टी है, दोषी पाया गया, या फिर अभियुक्त जो है वो अक्विटेड है, मतलब निर्दोष पाया गया। तो अंतिम आदेश जो होता है, ऑर्डर, जजमेंट जिसे कहते हैं, उसमें यही क्या तो कन्विक्शन होता है दोष सिद्ध होने पर। ठीक है, अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन बीएनएस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पनिशमेंट उसे दिया जाएगा। बेयर एक्ट आपके पास होगी। इतना सब कुछ मैंने बता दिया, ये बात मैं बतानी भूल गई। बच्चे डर भी जाते हैं कि मैम इतना सब कुछ कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा सेक्शन है, कौन से कोर्ट में जाएगा, कौन सा जज होल्ड करेगा, सिविल कोर्ट मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 पे जाएगा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे जाएगा, सेशंस कोर्ट में जाएगा। ये सब समझने के लिए आपके पास बेयर एक्ट होंगे। यू विल नॉट टेक द एग्जाम विदाउट बेयर एक्ट, है ना। कमीशन आपको बेयर एक्ट देता है। ऑब्वियसली जजमेंट राइटिंग वैसे भी बिना बेयर एक्ट के नहीं हो सकती है, तो उस चीज से आप निश्चिंत रहें। बस सही किताब खोलना है, ये जरूरी है ना। तो खैर, दोष सिद्ध होने पर किस किस सेक्शन में, किस किस धारा में दोष सिद्ध हुआ ये आप लिखेंगे। अक्विटेड, बरी होने पर भी प्रोसिक्यूशन ने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अभियोजन आरोप संदेह से परे सिद्ध ना कर सका, अभियुक्त बरी किया जाता है। हिंदी में ये है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्रिमिनल जजमेंट में क्या होता है कि बहुत आसान होता है बहना, क्योंकि क्रिमिनल जजमेंट की बात होती है, तो अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, लिटरल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं, है ना, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी जुडिशियल टोन को मेंटेन करिए, लॉजिक रीजन पे, लॉ पे रहिए, बस बहिए मत, इमोशन को आड़े ना आने दीजिए। जरूरी है इसके लिए कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपका बाइलिंगुअल सेंस चेक किया जाता है। मुझे लगता है इसमें मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश टू हिंदी आपको वर्बैटिम ट्रांसलेशन नहीं करना, मतलब शब्दशः आपको उसके एसेंस में जाना है। ठीक है, जो एक्चुअल ऑथर का जो इंटेंट था, उसको लिखते वक्त जो उसका इंटेंशन था, उसको आपको दूसरी भाषा में लेकर आना है, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश हो, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी हो। ठीक है, मार्क्स कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों के बीच में डिवाइड किए जाते हैं। सिविल 40 है, क्रिमिनल 40 है, ट्रांसलेशन 20 है। हेडिंग्स, मार्जिंग्स, नंबरिंग, क्लैरिटी, सबके लिए मार्क्स हैं, सबके लिए। ठीक है, कंटेंट के लिए तो है ही, लेकिन इस सिंटैक्स के लिए भी मार्क्स हैं। तो आप अपने पेपर को, अपने जजमेंट को एक ऑफिशियल कोर्टरूम डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। तो आप अपने पेपर को एक ऑफिशियल कोर्टरूम डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कीजिए, क्लासरूम में लिखी गई आंसर शीट की तरह नहीं। अगर आप खुद उसे वैसे ट्रीट करेंगे तो एग्जामिनर भी आपका जो पूरा इंटेंशन था जजमेंट को लिखने का वो देख लेगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा वो आपके आंसर में। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। भाई, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन प्लान, तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े ही हफ्ते हैं आपके पास, तो हफ्तों को बांट लीजिए। जजमेंट आपको रोज लिखना है, सिंटैक्स को भूलना नहीं है, बेयर एक्ट्स को पढ़ना है प्रोविजंस के साथ, उन प्रोविजंस की अंडरलाइंग फिलॉसफी, उनका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, उनका लेटेस्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सब चीज को पढ़िए। एक पेज का नोट बनाइए, किन किन सिचुएशंस में वो लॉ अप्लाई होता है वो लिख लीजिए, और जजमेंट में उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको जजमेंट लिखने हैं तो जजमेंट आप रोज लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। 2 सिविल जजमेंट, 2 क्रिमिनल जजमेंट आपकी रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और यही आप करते रहेंगे आखिरी हफ्ते तक, ताकि आप खुद को पॉलिश कर सकें। 0 डे लीव है इस वक्त। अगर आप वाकई संजीदा हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो रुकने का कोई स्कोप नहीं है, छुट्टी का कोई स्कोप नहीं है। अपना जो भी आपका तो आप
जिस भी तरह से उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक दिन में 3, मतलब आप अपने आप को देख लीजिए कि भाई आप किस तरह के जजमेंट्स लिखने में ज्यादा वो एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं, है ना। क्रिमिनल जजमेंट्स अगर बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आप उसे 2 कर लीजिए, सिविल को 3 कर लीजिए। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग जजमेंट्स एवरी डे। अब वो 4 से 5 जजमेंट्स अगर आप लिख सकते हैं रोज के, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इतने नहीं लिख सकते हैं किसी भी वजह से, भाई कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो जॉब में होते हैं, इतना ज्यादा फोकस एग्जाम को या इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो अपनी शेड्यूल और कन्वीनियंस के हिसाब से आप जजमेंट्स को डिवाइड कर लीजिए, है ना। एक जजमेंट दोनों को आएगा। मेक श्योर कि आप कम से कम 2 जजमेंट तो फिर उस हिसाब से रोज प्रैक्टिस करें, ज्यादा कर सकते हैं तो इवन बेटर, ठीक है। उस आपके प्रिपरेशन प्लान को ही सपोर्ट करने के लिए जुडिशरी में दृष्टि जुडिशरी ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेंस जजमेंट राइटिंग मास्टर कोर्स, ठीक है। अब ये जो कोर्स है ये आपकी प्रिपरेशन को सहयोग करेगा। जजमेंट आपने अच्छा लिखा है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में रहना, स्ट्रक्चर्स में बहना नहीं, स्ट्रक्चर्स में कैरिड अवे ना होना, हेड्स को मेंटेन करना, सिंटैक्स को मेंटेन करना, लेंथ को मेंटेन करना, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन को आइडेंटिफाई करना, फाइंडिंग्स तक पहुंचना, रिलीफ को समझना, ये सब कुछ ट्रेनिंग मांगता है और यही ट्रेनिंग आपको इस कोर्स में दी जाएगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ एक एग्जाम जो पूरी तरह से इसी राइटिंग पे फोकस करता है, तो इस राइटिंग को आपको अच्छे से अपनी तैयारी में उतारना है, इसी की आपको तैयारी करनी है। यही दृष्टि आपकी मदद करने के लिए आता है। तो कोर्स के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो जजमेंट राइटिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्लासेस होंगी जिनसे आपकी एग्जाम में ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी आ सके कि भाई प्लीडिंग्स नहीं, जजमेंट को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है, उसको कॉम्पैक्ट कैसे रखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को मेंटेन करते हुए, ये सारी की सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो आपको ट्रेन करेंगे कि भाई जजमेंट राइटिंग को किस तरह से बेटर करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है तो फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप अपने हिसाब से क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, जब भी देखना चाहें देख सकते हैं। एक पूरा डेडिकेटेड बैच है जिसमें कोऑर्डिनेशन टीम है जो आपको सपोर्ट देती है, आपके जजमेंट्स को चेक करती है, मार्क्स दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई जजमेंट अच्छा है, बुरा है, क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, मार्क्स किस तरह से कट सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बताने के लिए पूरी कोऑर्डिनेशन टीम बैठी हुई है। अगर और कोई परेशानी है, भाई आपको और कुछ चाहिए और कुछ जानना है, किसी वजह से आप अटक गए हैं, फिक्स्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, तो भी ये टीम आपकी मदद करती है, ठीक है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आपको सिर्फ पीसी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस विंडोज, ये सब, इंटरनल मेमोरी 8 GB की या रैम, मतलब बेसिक डिवाइस रूटेड या जेल ब्रोकन नहीं होना चाहिए, वरना ऐप हमारा फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये कोर्स आपके परचेज के बाद माई कोर्सेज में अवेलेबल होगा, दिखाई देगा आपको जो आपने कोर्स परचेज कर लिया है दृष्टि लर्निंग ऐप के होम पेज पे, ठीक है। और क्योंकि ये जजमेंट राइटिंग की बात है तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू रेगुलरली। सबसे पहले तो आपको बेयर एक्ट्स पढ़नी है रोज, ठीक है, रोज बेयर एक्ट पढ़नी है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपको जजमेंट लिखने हैं, कम से कम 2। अगर ये एक्सरसाइज आप अंत तक 19 दिसंबर तक कंटिन्यू करते हैं, मैं तो कहूंगी कि चलिए 20 को तो वैसे पूरा दिन उसमें लग जाता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन में, थोड़ा एक दिन का तो अपने आप को एक लीवे दे देना चाहिए। 19 दिसंबर तक आपको लगातार रुकना नहीं है, लिखते जाना है। आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, आपको एनकरेजमेंट चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ आपको एक अकेले कोर्स से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका जजमेंट हैप हैजर्ड ना हो, आपका जजमेंट ओवरली लेंथी ना हो, आपके इश्यूज सही हैं, आपकी फाइंडिंग सही है, आपकी रिलीफ सही है, आपने बिल्कुल सही तरीके से उस फैक्चुअल मैट्रिक्स को तोड़ा है और उसी को सही तरीके से आपने सिंटेक्स में फिर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये इंश्योर करेगा दृष्टि जुडिशरी। बस आपको क्या करना है, कोर्स को परचेज कर लेना है। और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आप हमारे कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, नंबर इसी ऐप पे दे रखा है। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जहाँ पे भी, मतलब जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है, आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वट एवर इट इज दैट यू नीड,
आपसे, आप कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, आपको इमीडिएटली आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। मीन्स बहुत बड़ी कड़ी है आपको जज बनाने की, ये सबसे बड़ी सीढ़ी और सबसे इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम आपको जज बना देगा, यही एग्जाम आपको रेस से बाहर कर देगा। तो इसमें कोई कमी ना आने दें, पूरी मेहनत कीजिए और देखें आप जज बनेंगे। साथ में फिर सेलिब्रेट करेंगे आपकी जजशिप को, ठीक है। तो आपकी मदद आई होप मैं कर पाई हूँ। और कोई अगर आपका सवाल हो कोर्स से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट्स में लिख के पूछें, जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज डू प्रिपेयर। जो आपको बताया गया है उसे जरूर करें। कई बार मेंटर बताता रह जाता है, बच्चे अपनी ही चलाते हैं, तो बात जरूर माने, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पे ध्यान दें, कोर्स को सीरियसली लें और तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ कुछ नहीं देखना, सीधा बढ़ते चले जाना है और जब तक हम जज नहीं बन जाते तब तक रुकना नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।